रक्षंदा बेगम आंसू बहाई जा रही थी और औरतें इसके पास बैठी उसे तसल्लियां दे रही थीं। कहने लगी कि सब्र करो, अल्लाह साबरीन के साथ है। एक गहरी सांस रक्षंदा बेगम ने खारिज की थी। बड़ी जवानी में शोर को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो अपने 4 बेटे रक्षंदा की गोद में डालकर जा चुका था। चारों बेटों में बस साल का ही फर्क था। खुद भी जवान थी, जहां थी, खूबसूरत भी बहुत थी, शोहर की अच्छी खासी जायदाद थी, लेकिन इसे कहाँ कहाँ काम कारोबार संभालना आता था। अभी वो अपने गम को ही बुला नहीं पाई थी कि घर के साथ साथ कारोबार की जिम्मेदारी भी सर पर आन पड़ी थी। बच्चे अभी छोटे थे। सबसे बड़ा बेटा बस 10 साल का था। इम्तियाज़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर पचकाना कपड़े तैयार होते थे, लेकिन रक्षंदा बेगम चिट्टी अनपढ़ थी, बिल्कुल अंगूठा छाप, कारोबार से बिल्कुल गाफिल थी। अभी इसकी इद्दत ही गुजरी थी कि फैक्ट्री का मैनेजर रक्षंदा बेगम के पास आ गया। पहले तो इम्तियाज़ के इंतकाल का अफसोस किया, फिर कहने लगा कि फैक्ट्री काफ़ी घाटे में जा रही है क्योंकि वक़्त पर माल तैयार नहीं हो पा रहा। साहब सर पर ना हो तो वर्कर भी काम नहीं करते। ये सुनकर रक्षंदा बेगम परेशान हुई थी। मैनेजर कहने लगा कि एक बार आपको फैक्ट्री आना पड़ेगा। रक्षंदा बेगम बिल्कुल घरेलू किस्म की खतून थी, लेकिन फिर भी फैक्ट्री चली गई। मैनेजर ने नुकसान की बहुत बड़ी तफसील उसे सुना दी थी। रक्षंदा बेगम ने जब शोहर के अकाउंट्स की रकम मालूम की तो उस वक़्त जो धमाका इसके सर पर हुआ वो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इम्तियाज़ के अकाउंट में सिवाय चंद लाख के और कुछ भी ना था। और मैनेजर के हिसाब से फैक्ट्री 1 करोड़ की मकरूज़ हो चुकी थी। रक्षंदा बेगम परेशान हो गई थी कि किस तरह से ये सब कुछ संभाल सकती है। एक बार मैनेजर घर पर आया तो उस वक़्त तीनों बच्चे स्कूल जा चुके थे, जबकि छोटा बेटा माजूर था और ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर था, लंगड़ा कर चलता था, बात को ज़रा देर से समझता था, कान उसके ठीक से नहीं सुन पाते थे। दूर से अगर इसे कोई पुकारता तो उसे ठीक से आवाज़ नहीं आती थी। वो दूर की चीज़ भी नज़र नहीं आती थी। माँ के हाथ से खाना खाता था। अब भी रक्षंदा बेगम अपने बेटे को खाना खिला रही थी जब मैनेजर घर में आया। कहने लगा कि एक बहुत बड़ी पार्टी है जो हमें उधार देने को तैयार है, लेकिन वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बड़ी अजीब नज़रों से इसने रक्षंदा को सर से पैर तक देखा था। हालांकि वो मैनेजर पहली बार घर नहीं आया था, इम्तियाज़ की ज़िंदगी में भी वो आता रहा था, लेकिन आज तक इम्तियाज़ की मौजूदगी में कभी हिम्मत नहीं की थी कि रक्षंदा को ऐसी नज़रों से नवाजता। मैनेजर की ऐसी बेबाक नज़रों को देखकर रक्षंदा के माथे पर पल पड़े थे। कहने लगी, ठीक है, अभी तो मैं फैक्ट्री नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। वो कहने लगा, नहीं नहीं, फैक्ट्री में नहीं मिलना। इसने कहा है कि वो एक होटल में ठहरे हैं। कहते हैं कि अगर आप इनके होटल में कुछ देर के लिए मुलाकात कर लें तो फिर मामलात तय हो सकते हैं और वो हमें 1 करोड़ की रकम भी दे सकते हैं, जिससे हम अपना कर्ज उतार सकेंगे और 5 साल तक हमारे बनाए हुए कपड़े भी खरीदेंगे। रक्षंदा बेगम ने ये सुना तो बहुत खुश हो गई। सादा दिल खतून थी, इसलिए इस तरह की बातों को और इनकी गहराइयों को नहीं समझ पा रही थी। वो कहने लगी कि गाड़ी तो मैं बेच चुकी हूँ, ड्राइवर भी छुट्टी करके जा चुका है। तुम मुझे होटल का पता दे दो, मैं किसी रिक्शा टैक्सी में चली जाऊंगी। मैनेजर ने इसे पता दे दिया। रक्षंदा बेगम शाम को अपने बड़े बेटे फयाज को साथ लिए उस होटल में चली गई। रिसेप्शन पर जब उस शख्स का नाम लिया तो उसने कमरा नंबर बता दिया। लिफ्ट में बैठकर जब उस कमरे के बाहर खड़ी थी, इसने हल्का सा दरवाजे को दस्तक दी तो दरवाज़ा खोलने वाले को देखकर वो हैरान रह गई थी, क्योंकि उस शख्स के हाथ में शराब का गिलास था। आंखें नशे से चूर थीं। उसने जब रक्षंदा के साथ उसके बेटे को देखा तो माथे पर गुस्से से तेवरी चढ़ाई थी। इसने अंदर आने के लिए कहा। रक्षंदा बेगम घबराती हुई अंदर दाखिल हुई थी, सोफे पर बैठ गई, फयाज को बिल्कुल अपने पास बैठा लिया। वो शख्स बेड पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस बच्चे को साथ क्यों लाई हैं? रक्षंदा बेगम कहने लगी कि आप काम की बात करें। वो कहने लगा कि आपके मैनेजर से मैं हर बात कह चुका हूँ। वो कहने लगी, आप कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साथ लाए हैं?
तो मुझे बता दें, मैं उस पर अंगूठा लगा देती हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा कि क्या आपको मैनेजर ने मेरी सारी शराइत बता दी हैं? रक्षंदा बेगम कहने लगी, जी हाँ, इसने मुझसे जिक्र किया है। वो कहने लगा कि अगर आपको शराइत मालूम होती तो आप इस बच्चे को अपने साथ ना लाती। फिर कहने लगा कि मैनेजर ने शायद आपको बताया नहीं। मेरी सबसे पहली शर्त ये थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं उस वक्त आपको दूंगा जब आप मेरे साथ रात गुजारेंगी। ये सुनना था कि रक्षंदा बेगम के कानों की लो तक सुर्ख हो गई। वो गुस्से से खड़ी हो गई, कहने लगी, शर्म नहीं आती आपको? एक बेवा औरत को इस तरह की बात कहते हैं? वो कहने लगा, तुम्हारा कौन सा शोर जिंदा है? देखो, बच्चों की परवरिश तुमने ही करनी है तो वो तो सब करना पड़ेगा, वरना तुम कामयाब नहीं हो सकती। तुम मुझे खुश रखोगी, मैं तुम्हारे कारोबार को चार चांद लगा दूंगा। ऐसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान हो। अपनी जवानी को कैश करोगी तो लाखों कमाओगी और माशरे में इज्जत भी पाओगी। ये सुनना था कि रक्षंदा बेगम ने उसके मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारा और बेटे का हाथ पकड़कर उसके होटल के कमरे से बाहर निकल आई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शोर की गैर मौजूदगी में इन्हें ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा। पूरे रास्ते रिक्शे में बैठकर बेटे के साथ रोई जा रही थी। बेटा माँ को रोते हुए देख रहा था। उसे ठीक से बात तो नहीं मालूम थी क्योंकि लेकिन वो बहुत परेशान हुआ था। रक्षंदा बेगम ने फैक्ट्री बेचकर तमाम कर्जे उतार दिए थे और जो पैसे बचे इसने अपने घर को 2 मंजिला तमीर करवा लिया। दोनों मंजिलें इसने किराए पर चढ़ा दी, लेकिन फिर भी इतने पैसे ना थे कि आसानी से घर चलता। बड़ी मुश्किल से वो गुसर बसर कर रही थी। चोर की मौजूदगी में तो कभी परवाह ना थी। 3 बेटों को वो बहुत महंगे स्कूल में दाखिल करवा चुकी थी, लेकिन अब बच्चों की फीस देना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए इन्हें मोहल्ले के मामूली से स्कूल में दाखिल करवा दिया। बच्चों से यही कहा कि मेहनत करोगे तो ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जहां अल्लाह ताला एक आजमाइश डालता है वहां कोई ना कोई आसानी भी ज़रूर पैदा फरमा देता है। रक्षंदा बेगम के तीनों बेटे बहुत ज़हीन थे, हर साल अव्वल आते थे, लेकिन छोटा बेटा कासम कभी भी हरूफ तहज्जी तक ना पढ़ सका। 3 साल एक ही क्लास में लगाने के बाद भी इसे ये समझ नहीं आता था कि एक के बाद बी आता है या डी आता है। बी और डी इससे ठीक बनता ही नहीं था। लगता था कि अल्फाज जहन में खिडमिट से हो जाते हैं। एक ही लफ्ज़ को कई कई बार ज़ुबान पर ला कर बोलता था। पूरा जुमला बोलने में इसे बहुत वक़्त लग जाता था। एक रक्षंदा बेगम ही थी जो कासम की बात को समझ सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता तंगी से वक़्त गुजरने लगा। तीनों बेटे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे इन्हें कामयाबियां नसीब हो रही थीं। पहले शहर में टॉप पर रहे, फिर अपने सूबे में। रक्षंदा बेगम इनकी कामयाबियों को देखकर बड़ी खुश होती थी। बस गमज़दा होती तो कासम को देखकर हो जाती थी, जिसकी गर्दन हर वक्त हिलती रहती थी। बात करता तो अटकने लगता, घर से बाहर निकलता तो जब वापस आता तो कपड़े मिट्टी से अटे होते, चेहरे पर कभी कभी जख्म के निशान भी पड़ जाते। रक्षंदा बेगम जब पूछती कि कासम कहाँ से आए हो तो कहने लगता, ये जो बाहर बच्चे हैं ना अम्मा, ये मुझे पागल कहते हैं। अपनी मिट्टी से अटे चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहने लगा। रक्षंदा बेगम कहने लगी, तुम बाहर जाते ही क्यों हो? तीनों बड़े भाई जब छोटे भाई को ऐसी हालत में देखते तो इस पर हंसने लगते, कहते कि तुम बस माँ के लाडले ही बने रहा करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन कासम वहीं के वहीं है। अरे कोशिश करोगे तो तुम अटकना छोड़ दोगे। ठीक से बात किया करो वारे, वरना कोशिश तो करो। फयाज ने मूंगफली खाते हुए कासम से कहा था। फयाज ने छोटा मेहरबान कहने लगा, छोड़े भाई, किसे समझा रहे हैं? बेचारों को इतने बड़े होकर अभी तक यही नहीं पता चल सका कि बी और डी कैसे लिखते हैं। ये नहीं पता कि जिम का मुंह किधर होता है, जिम के अंदर नुक्ते कितने लगते हैं। ये कहकर वो हंसने लगा। तीसरा अब्दुलरहमान भी कहने लगा, कितना पढ़ाने की कोशिश की मैंने इसे, लेकिन नहीं भाई, इसका वो डी और बी कभी सीधा नहीं हुआ। अरे ये नाकाम इंसान है। यकीन जानिए भाई, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। लोग कोशिश करेंगे तो कहाँ से कहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये कोशिश ही नहीं करता। रक्षंदा ने तीनों बेटों की बात सुनी तो कहने लगी, अच्छा चुप कर जाओ, छोटा भाई है तुम्हारा,
वक़्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। वो तीनों हंसते हुए कहने लगते कि अम्मा देख लेना, ये बावला सारी ज़िंदगी बावला ही रहेगा, लोगों की जूतियाँ खाया करेगा। कासिम ये सुनकर अपनी नज़रें झुकाकर माथे पर बाल डाल लेता। माँ कहती, तुम इनको छोड़ दो, जाओ, जा बच्चा, मेरा बच्चा, जाके नहा दो, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आ, मैंने हलवा बनाया है, तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। जैसे जैसे तीनों भाई अपने मनाज़िर तय कर रहे थे, इनको तरक्कियाँ मिलने लगीं। फ़याज़ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। छोटा भाई मेहरबान बहुत बड़ा शायर था। इसकी शायरी की किताब छपकर मार्केट में आती तो हाथों हाथ बिक जाती। जिस मुशायरे में जाता पूरी महफिल लूट लेता। वो जल्दी शोहरत और तरक्की के मनाज़िल इसने तय किए थे। तीसरे नंबर का अब्दुर्रहमान साइंसदान बना था। बस इसका एक कासम था जो अभी तक हलकलाता था, लंगड़ा कर चलता था। फ़याज़ ने एक बार अपनी माँ से कहा कि वो इन्हें एक तोहफ़ा देना चाहता है। माँ कहने लगी, क्या तोहफ़ा है? कहने लगा, अम्मा बस आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी और इसके बाद जादू की नगरी में ले जाऊंगा। फ़याज़ के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हट रही थी। माँ कहने लगी, ठीक है, बांध दो आंखों पे पट्टी। फ़याज़ ने आंखों में पट्टी बांधी और अपनी माँ को बाहर ले जाकर एक गाड़ी में बैठा दिया। बाकी के भाई भी इस गाड़ी में बैठ चुके थे। फिर गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई। माँ का हाथ पकड़कर फ़याज़ शायद किसी घर के अंदर लेकर गया। जैसे ही पट्टी खोली तो रक्षंदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो एक बहुत बड़ा बंगला था जो फ़याज़ ने अपने पैसों से बनवाया था। वो शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन में शुमार होने लगा था। इतना बड़ा बंगला देखकर कासिम बड़ा खुश हुआ, तालियां मार मार कर हंस रहा था। कहने लगा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। फ़याज़ कहने लगा, लो भाई, अब इसकी भी नई कहानी सुनो बैठकर। हमारी दिन रात के अंत तक मेहनत गई भाड़ में और इस बावले की अल्लाह ने सुनकर पैसे हमें दे दिए और बंगला हमने तमीर कर लिया। जैसे जैसे पैसा आ रहा था तीनों भाइयों में तकब्बुर आने लगा। फ़याज़ के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर से खुद रिश्ता आया था। जब इसकी शादी हुई और इसकी बीवी घर पर आई तो सब ने तब तक कासिम का नाम बावला डाल दिया था। इसकी बीवी भी अपने शौहर के साथ मिलकर कासिम का खूब मजाक उड़ाती थी। यही कहती थी, कामयाबी मेहनत करने वालों के ही नसीब में होती है, घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए नहीं। कासिम को जब भी अकेला देखती तो खूब बातें सुनाती थी। कहती थी कि मुफ्तखोरी की भी कोई हद होती है। तुम कोई लूले लंगड़े थोड़ी हो जो कुछ कमा नहीं सकते। शर्म नहीं आती? भाई का खाते हो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान हो, बस पाँव से थोड़ा लंगड़ाते हुए ही तो हो। लेकिन जिसे मुफ्त खाने की आदत पड़ जाए वो कहाँ कुछ कमा सकता है। ये सुनकर कासिम ने खाना बीच में ही छोड़ दिया और उठकर घर से बाहर निकल गया। इसे ना चलना आता था ना दूर की चीज़ अब दिखाई देती थी। दोपहर का वो घर से निकला। रात के 12 बज गए थे लेकिन वो घर नहीं आया था। रक्षंदा बहुत परेशान हो गई कि आखिर कासिम गया तो गया कहाँ। तीनों बेटे घर में टहलते हुए कासिम को ही बुरा भला कह रहे थे। रक्षंदा बेगम रोई जा रही थी। अपने तीनों बेटों से कह रही थी कि खुदा के लिए जाओ, जाके छोटे भाई को ढूंढ कर लाओ। अलबत्ता फ़याज़ की बीवी चुपचाप थी। तीनों बेटों ने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। कहने लगे, अम्मा, मेरा तो जी चाहता है कि इस बावले को रस्सी से बांधकर एक जगह बैठा दूं। हम लोग क्या कोई फारग हैं जो पहले दिन भर मेहनत करके घर पहुँचें और घर आएँ तो ठीक से खाना भी नसीब ना हो और इस मौसूफ को ढूंढने के लिए निकल जाएं। क्या इसे खुद को शर्म नहीं आती? ना कमाता है ना कोई मेहनत करता है, घर पर ही बैठ जाए तो हमारे सर पर बड़ा एहसान होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। रक्षंदा बेगम कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम तीनों कहीं से भी लाओ, मेरे बेटे को वापस ला कर दो। तीनों ही भाई मुंह में बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। 2 घंटे के बाद वापस आए थे और ये 2 घंटे रक्षंदा बेगम ने बड़ी मुश्किल से काटे थे। नवाफल पढ़ती रहीं, दुआएं करती रहीं कि कासिम मिल जाए। तब जब तीनों बेटे घर दाखिल हुए तो कासिम इनके साथ था। पूरी कमीज़ गंदी हो रही थी, आंखों में आंसू भी थे। फ़याज़ ने इसे गिरीबान से पकड़ रखा था और अब्दुर्रहमान इसके सर पर चित्र लगा रहा था। कहने लगा, इस कमबख्त ने तो हमें घुमा कर रख दिया। पता है अम्मा, ये कहाँ था? रक्षंदा बेगम फ़ौरन से जाए नमाज से उठी और भागती हुई कासिम के पास आई। इसे अपने साथ लगाया, इसका माथा चूमा
और कहने लगी, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? वो भी माँ के साथ लगकर रोने लगा। इससे पहले कि कासम कुछ बताता, फयाज कहने लगा, दरबार में बैठा था, इनके डोल पर झूम रहा था। कमबख्त खुद को अल्लाह वाला समझता है, फ़कीरों के साथ बैठकर लंगर खा रहा था। ये रक्षंदा ने कासम से कहा कि ये क्या सुन रही हूँ मैं बेटा? वो कहने लगा, अम्मा भूख लग रही थी, क्या करता? इसने फयाज की बीवी की तरफ देखा, लेकिन ये नहीं कह सका कि भाभी ने दोपहर को खाना नहीं खाने दिया था। बातें सुनाने लगी थी। रक्षंदा कहने लगी, भूख लगी थी बेटा, मुझसे कहते, घर में तो सब कुछ पका हुआ था। कासम चाहकर भी असल वजह नहीं बता सका, खामोश हो गया, क्योंकि भाइयों के साथ तले ही जी रहा था। वक़्त थोड़ा और आगे बढ़ा। मेहरबान की भी शादी हो गई, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए फयाज अलग हो गया। रक्षंदा से कहने लगा, इससे पहले कि बीवियों की लड़ाई हम भाइयों तक पहुँचे, बेहतर यही है कि प्यार और मोहब्बत से राह बदल ली जाए। फिर रक्षंदा ने भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन ख्वाहिश यही थी कि सारे बेटे साथ रहते। जवानी में ही इसने बेवकी देखी थी, बच्चों की खातर बहुत बड़ी आजमाइश दी थी, लेकिन ये भी समझ में आ गया था क्या वो बेटों के रहमो करम पर है। बेटे माँ की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए नहीं चाहती थी कि वो इनके खिलाफ होकर अपनी इज्जत इनकी नज़रों में खो बैठे। आहिस्ता आहिस्ता सभी बच्चे शादियों के बाद अलग होने लगे। रक्षंदा वापस अपने पुराने घर में कासम के साथ आकर रहने लगी। बेटे चंद दिन बाद आकर मिलते थे, पैसे भी दे जाते थे, लेकिन वक़्त नहीं देते थे। कहते थे, अम्मा वक़्त ही नहीं होता, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके स्कूल के अखराजात और दीगर सहूलियात के असूल की खातर अब मेहनत डबल करना पड़ती है। रक्षंदा कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि आए कासम ही था जिसके पास अम्मा के लिए वक़्त ही वक़्त था। माँ से भी अभी टूटे पूरे लफ्ज़ों में बातें करता था। सोने से पहले अपनी माँ के पाँव ज़रूर दबाता था। कभी कभी जब तन्हाई का नाग रक्षंदा को काटता तो रोने लगती। कभी इम्तियाज़ की शिद्दत से याद आती कि अगर वो होता तो बुढ़ापा अच्छा गुजर जाता, कभी भी बेटों को यूं अलग ना होना पड़ता। उस वक़्त कासम ही होता था जो माँ के आंसू साफ करता, माँ को अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करता। बहरहाल रक्षंदा के बच्चे अपने घरों में खुश थे, इसे यही इत्मीनान था। इन्हीं दिनों माँ की सालगिरह करीब आई तो बड़े बेटे ने कहा कि अम्मा, हम माँ को सालगिरह पर आपके घर आएंगे और मैं आपको सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा दूंगा। इसकी माँ ने कहा कि क्या कीमती तोहफ़ा दे सकते हो तो मुझे? तो फयाज कहने लगा कि मैं आपको उसी दिन बताऊंगा, लेकिन ऐसा तोहफ़ा आज तक किसी ने अपनी माँ को नहीं दिया होगा। रक्षंदा कहने लगी, चलो ठीक है। अभी फयाज का फ़ोन बंद ही हुआ था कि मेहरबान का फ़ोन आ गया। कहने लगा, अम्मा आपकी सालगिरह आ रही है और खाने का सारा इंतज़ाम मैं करूँगा। रक्षंदा कहने लगी, बहुत शुक्रिया। वो कहने लगा कि मैं आपको इस बार बहुत कीमती तोहफ़ा देने वाला हूँ जो आपका कोई दूसरा बेटा भी आपको नहीं दे सकता। रक्षंदा कहने लगी, तुम भी यकीनन वो तोहफ़ा मुझसे पोशीदा रखना चाहते हो, मेरी सालगिरह वाले दिन मुझे दोगे? मैंने कहा, जी अम्मा, उसी दिन दूंगा। तीसरा फ़ोन अब्दुर्रहमान का आया था। इसने भी ऐसे अल्फाज वालदा को कहे। रक्षंदा खुश हो गई थी। चलो, मेरे बेटों को मेरी सालगिरह तो याद है। दूर बैठा कासम भी सारी बात सुन रहा था और एक गहरी ठंडी सांस ली। अपने दोनों हाथों को बड़े गौर से देखने लगा, जो कि खाली थे। सालगिरह में 2-3 दिन ही रह गए थे। वो दिन भी गुजर गए। घर को तीनों बेटों ने बहुत खूबसूरती से सजाया था। तीनों बहुएं भी मौजूद थीं, पोते पोतियां भी थीं। रक्षंदा बेहद खुश थी। कभी किसी पोते को पकड़कर चूमती, कभी किसी को सीने से लगाती। फिर जब केक काटने का वक़्त आया तो सब बेटे करीब आ गए। सबसे पहला तोहफ़ा फयाज ने अपनी माँ को दिया था। कहने लगा कि मैंने आपके लिए हेलीकॉप्टर लिया है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। ये सुनकर रक्षंदा कुछ देर तो हैरत से इसे देखने लगी। कहने लगा, अम्मा, मैं चाहता हूँ कि इसमें बैठकर आप जहाँ जहाँ जाना चाहें जाएं। दूसरा तोहफ़ा मेहरबान ने एक खूबसूरत किताब के तौर पर पेश किया था, जिसमें इसने अपनी माँ के नाम पर पूरा दीवान लिखा था और बेमिसाल गज़लें थीं। शायद कि किसी ने ऐसी तारीफ़ अपनी माँ की हो जैसे इसने अपने लफ्ज़ों के मोती इसमें परोए थे।
अब्दुर्रहमान ने एक चादर दी थी, जिसे लेते ही इंसान के अंदर के जज्बात के हिसाब से उस चादर के रंग बदलने लगते थे। अगर इंसान खुश था तो वो हरे रंग की हो जाती, उदास होता तो पीले रंग में तब्दील हो जाती, रोता तो सुर्ख हो जाती, दिल खुश बाश होता तो नीले रंग में बदल जाती। इस चादर को देखते हुए वो कहने लगा कि अम्मा, कई सालों से मैं ये बना रहा था और अब जाकर तजर्बे से मुझे कामयाबी हासिल हुई है, इसलिए पहली चादर आपके लिए लाया हूँ। सबके तोहफे लग और नायाब थे। अब सभी कहने लगे क्या वो केक काटे, लेकिन वो कहने लगी कि अभी कासम नहीं आया, वो आ जाए तो काटती हूँ। तीनों भाइयों को ये सुनकर गुस्सा आने लगा। कहने लगे आज फिर ये कहीं चला गया। मलंग बाबा बन के रक्षंदा कहने लगी आ जाएगा थोड़ी देर में। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बाहर का दरवाज़ा खटका था। फ़ौरन से रक्षंदा भाग कर गई थी। दरवाज़ा खोला तो कासम को देखकर होश उड़ गए थे। घर से जब वो निकला था तो साफ़ सुथरा लिबास पहन कर गया था, लेकिन अब पूरा लिबास मट्टी के धब्बों से भरा हुआ था। हाथों में भी मट्टी थी, चेहरे पर भी लगी हुई थी। होंठ के करीब ज़रा सा खून निकल रहा था। हाथ में गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसने जिसने बड़ा प्यारा सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था। उस जोड़े पर शीशे लगे हुए थे। वो अंदर आया और माँ के गले लगकर कहने लगा अम्मा, आपको सालगिरह मुबारक हो, खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे। वैसे ही अटकते हुए कैसे वो बोला करता था। भाई कहने लगे ये क्या हालत कर ली तुमने अपनी। अम्मी कहने लगा अम्मा अम्मा, आपका बेटा कमाऊ पुत हो गया है। फिर वो सबके सामने आ गया। उसे देखकर हर बंदा की कर रहा था। रक्षंदा कहने लगी पहले नहा धोकर आओ, फिर केक काटूंगी। इसने गुड़िया बड़े सलीके तरीके से टेबल पर सजा दी और अपने कमरे में चला गया। जब नहा धोकर आया तो सब ने केक काटा, केक खाया। फिर सभी अपनी कारकर्दगी भी बताने लगे। सबसे पहले रक्षंदा फ्याज से पूछने लगी कि तुमने मेरे लिए हेलीकॉप्टर कैसे ख़रीदा। कहने लगा मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया था, वो सारी भाग दौड़ इसी ने की, चेक भी मैंने इसको काट कर दे दिया था। मेहरबान कहने लगा कि मैं पिछले 1 साल से आपके लिए दीवान लिख रहा था, जिसे रात भर बैठकर मैंने मुकम्मल किताब की सूरत दी। अब्दुर्रहमान कहने लगा ये चादर मेरी सालों की मेहनत है। रक्षंदा से साहब ने कहा कि किसका तोहफ़ा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। सबसे पहले आप वही तोहफ़ा उठाएं। हेलीकॉप्टर के कागजात भी टेबल पर रखे थे और मेहरबान की लिखी हुई शायरी की दीवान की किताब भी, चादर भी। इनमें सबसे ज़्यादा मामूली तोहफ़ा कासम का था। 500 रुपये की गुड़िया थी। सबको इंतज़ार था कि रक्षंदा किसका तोहफ़ा उठाती है। रक्षंदा ने कहा कि कासम, तुमने ये गुड़िया कैसे खरीदी, पैसे कहाँ से आए। बेटा कहने लगा अम्मा, मैं कमाने लगा हूँ। पता है मैं मजदूरी करने के लिए गया था, लेकिन वो शख्स मुझसे कहने लगा कि तुम तो रक्षंदा आपा के बेटे हो, ऐसे ही पैसे ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिए। फिर इसने मुझसे कहा कि मैं मिट्टी उठा कर खाली प्लाट में रखता जाऊं, पत्थर उठाऊं। अम्मा, मैंने पूरा दिन मजदूरी की। इसने अपने हाथ जब रक्षंदा के सामने किए तो हाथों में छाले पड़े हुए थे। कहने लगा इसने मुझे पैसे दिए थे, मैं दुकान पर गया तो मुझे वो ये गुड़िया बहुत अच्छी लगी। मैंने सारे पैसे दुकानदार को देकर ये गुड़िया उठा ली। अम्मा, आपको पसंद आई कि नहीं। रक्षंदा रोने लगी। इसने वो गुड़िया उठाई और सीने से लगा ली। कहने लगी मेरे लिए सबसे कीमती तोहफ़ा ये है। वो कासम का हाथ पकड़कर चूमने लगी। कहने लगी कि जितनी खिदमत तुमने मेरी की है किसी ने नहीं की। सबने मुझे पैसे दिए, ज़रूरियात का ख्याल रखा, लेकिन तुमने मेरी खिदमत की, मेरे पाँव दबाए, मुझसे बातें भी की, मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। और इस बुढ़ापे में मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत थी। बेशक मेरे तीनों बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ मुझे कासम ने दिया वो शायद तुम लोगों के कीमती तोहफ़ों से भी ज़्यादा कीमती था। और वो था इसका वक़्त। जिस उम्र के दोराहे पर मैं पहुंच चुकी हूं, मुझे तुम लोगों का वक़्त और तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। ये जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये चादर, ये शायरी नहीं चाहिए। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तीनों बेटे शर्मिंदा से होकर रह गए थे। जो कुछ देर पहले ये समझ रहे थे कि सबसे कीमती तोहफ़ा वही अपनी माँ को दे रहे हैं, लेकिन ये भूल गए थे कि माँ को इनके वक़्त से इनकी मोहब्बत और इनकी तवज्जो की ज़रूरत थी, जो कि इसने अपने बच्चों को उस वक़्त दी थी जब वो जवान थी, खूबसूरत थी और दूसरी जगह शादी
कर सकती थी, लेकिन बच्चों की खातिर इसने कुर्बानी दी थी। तीनों बेटे हाथ जोड़े अपनी माँ के सामने माफ़ी मांगने लगे और जिस भाई को हमेशा वो बावला कहते थे, आज वो माँ की नज़र में इन तीनों से बढ़कर मुकाम हासिल कर चुका था।